हेलो बच्चों। बहुत दिन हो गए कोई वीडियो नहीं बनाया। तो आज हम लेकर के आए एक नया वीडियो। हालांकि टॉपिक तो काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में था बट टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज। मतलब टॉपिक हम इसको पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ तो अपन लेते हैं, सबको मालूम है, ये मैं जानता हूँ। इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस के अंदर, इसमें मैंने देखा है कि बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो आज हम इसका एप्लीकेशन ही सीखने वाले हैं। हल्का सा पहले ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या है ये एंगल ऑफ रिपोज। ये बेसिकली एंगल ऑफ स्लाइडिंग जो है एक लेबोरेटरी मेथड है किसी भी सरफेस का म्यू निकालने के लिए। क्या करते हैं हम, किसी भी ब्लॉक को जिस भी सरफेस का म्यू निकालना है उसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। और फिर उसका एंगल बढ़ाते रहते हैं, पहले एंगल कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, अनटिल अनलेस वो जस्ट स्लिपिंग वाली कंडीशन में ना आ जाए। जैसे ही वो स्लिपिंग वाली कंडीशन में आएगा हम जान जाएंगे कि आगे वाला फोर्स अब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है। और दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमें यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू म्यू जो है वो मिल जाता है। इसका मतलब है कि अगर टेन थीटा का वैल्यू म्यू से बड़ा होगा तो स्लाइड कर जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू जो है वो म्यू से छोटा या इक्वल होगा तो आपका स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से अपन किसी भी सरफेस का म्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ये सबने पढ़ा होगा, मैं जानता हूँ इसमें सारे बच्चे कंफर्टेबल हैं। बट इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस के अंदर जहां पर हमारे दो ब्लॉक आपस में कनेक्टेड हो, ठीक है। चाहे वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो या वो नॉर्मल रिएक्शन से अटैच हो। इनको हम तीन क्वेश्चंस की हेल्प से देखने वाले हैं जिसमें दो जेई एडवांस के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। तो पहला जो सवाल है वो भी जेई एडवांस के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये दो ब्लॉक्स रखे गए हैं और दोनों का यहाँ पर म्यू हमें गिवन है 0.75, इसका म्यू गिवन है 0.25। दोनों के मासेस भी गिवन है और पूछा है कि दोनों का एक्सेलेरेशन क्या होगा और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होगी, ठीक है। हालांकि बहुत पुराना पेपर है जेई का, तो उन्होंने कॉमन एक्सेलेरेशन वर्ड यूज करके बता दिया कि दोनों एक साथ मूव करेंगे। आज के दिन में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप भूल जाओ कि आपको जेई ये बोलेगा कि दोनों एक ही एक्सेलेरेशन से मूव कर रहे हैं या नहीं मूव कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको खुद ही इंटरप्रेट करना पड़ेगा। उस जमाने में क्वेश्चन का डिफिकल्टी कम रखने के लिए शायद इन्होंने पहले से मेंशन कर दिया कि दोनों का एक्सेलेरेशन कॉमन है। बट आज की तारीख में इतना सपोर्ट सिस्टम है, कोचिंग है, ये सब है, तो उसके बाद जेई भूल जाओ कि आपको बता करके देगी कि दोनों ब्लॉक साथ चलने वाले हैं नहीं। इसलिए मैंने कॉमन वर्ड यहाँ से हटा दिया है इस क्वेश्चन को आज के हिसाब से रेलिवेंट बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो कहानी क्या है। पर इसमें देखो दिक्कत क्या होती है, बच्चों बच्चों को जो है वो ये समझ में नहीं आता है कि यार मतलब ये तेज भाग रहा होगा या धीरे भाग रहा होगा, है ना। मतलब ये सब का इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आती है कि फ्रिक्शन कितना लगाएं सर, यहाँ काइनेटिक लगाएं, यहाँ स्टैटिक लगाएं, यहाँ स्टैटिक लगाएं, काइनेटिक टेंशन लें या ना लें। क्योंकि अगर सपोज करो ये तेज भाग रहा होगा तो रस्सी स्लैक कर जाएगी तो टेंशन आएगी नहीं। ये तेज भागेगा तो टेंशन आएगी, है ना। और स्लाइडिंग लगाएं, काइनेटिक, तो मतलब बहुत सारे यहाँ पर जो है वो बच्चों को मालूम नहीं पड़ता क्वेश्चन को शुरू कहाँ से करें। तो मैं आपको यहाँ पर एक आइडिया देना चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को एंगल ऑफ स्लाइडिंग या यहाँ से इस वाले फंडे से आप जो है उसको शुरुआत करें, ठीक है। कि देखो कैसे मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। हमसे यहाँ पर कहा गया है कि ये हमें एंगल दे रखा है और हमें इन दोनों का एक्सेलेरेशन और टेंशन निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने 1037 की वैल्यू निकाल ली। 1037 की वैल्यू आई 3/4 यानी कि 0.75। तो मैं समझ गया हूं कि टेन थीटा अगर मेरा म्यू से बड़ा होगा तो स्लाइडिंग हो जाएगी। यानी यहां पर तो स्लाइडिंग हो रही है, इसको मैंने मार्क कर दिया स्लाइडिंग। और यहां पर क्योंकि वैल्यू एग्जैक्टली 0.75 के बराबर है तो ये जस्ट इसने मैनेज कर लिया, ये जस्ट सर्वाइव कर गया, स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर बीच में स्ट्रिंग ना होती तो इसका एक्सेलरेशन होता जीरो और फ्रिक्शन लग रहा होता लिमिटिंग, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होता और ये आपका स्लाइड कर रहा होता, ठीक है। बट अब बीच में टेंशन से क्या होगा, जैसे ये स्लाइड करके आगे जाने की कोशिश करेगा तो एक टेंशन जो है पीछे की तरफ डेवलप होगी। और जैसे टेंशन डेवलप होगी पीछे की तरफ तो इस पर एक टेंशन आगे की तरफ आएगी। अब ये वाले का फ्रिक्शन ने तो मुश्किल से संभाल रखा था, mg sin थीटा को जस्ट संभाल रखा था। अब एक और फोर्स आगे आ जाएगा तो ये भी साथ में मूव करने लग जाएगा। इसका मतलब हमें मालूम पड़ गया कि दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो एक ही, क्योंकि अगर दोनों जो है हमारे, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आपका जो है आगे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाए और पीछे वाले का एक्सेलरेशन कम हो जाए, वो पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, ठीक है। अगर आगे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो पीछे वाले को उस एक्सेलरेशन से आना ही पड़ेगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के कारण। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि पीछे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा हो और आगे वाले का एक्सेलरेशन कम हो, जिसके कारण स्ट्रिंग जो है आपकी क्या कर जाए, आपकी स्ट्रिंग स्लैक कर जाए, ऐसा तो मुमकिन है, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी मुमकिन नहीं है कि आगे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाए और पीछे वाले का एक्सेलरेशन कम हो जाए। स्ट्रिंग ये मेक श्योर करेगी कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो, सेम हो। तो क्योंकि ये वाला ब्लॉक स्लाइड कर रहा है और ये वाला रुका हुआ था तो ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक को घसीटेगा। अगर घसीटेगा तो टेंशन आते ही ये वाला ब्लॉक भी स्लाइड करने लग जाएगा और दोनों ब्लॉक्स फिर सेम एक्सेलरेशन से नीचे की ओर प्रोसीड करेंगे।
और जब दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से नीचे की ओर प्रोसीड करेंगे तो आप टेंशन को इंटरनल मान सकते हो, ठीक है। जैसे अगर एक ब्लॉक हमारा मूव कर रहा है तो हम यहाँ पर जो हमारे एटम होते हैं, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनके फोर्सेस कंसीडर नहीं करते हैं, ये इंटरनल यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं। सेम कहानी यहाँ पर है, जब दोनों एक साथ स्लाइड करेंगे तो इनका बीच का जो टेंशन है उसको हम इंटरनल कंसीडर कर लेंगे, सिर्फ ग्रेविटी और फ्रिक्शन के फोर्स ही लगाएंगे और एक्सेलरेशन आसानी से हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या एक्सेलरेशन बनने वाला है? एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पर बनने वाला है इसका ग्रेविटी, दैट इज m1 प्लस m2 जी साइन थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स इसका भी और इसका भी, दोनों स्लाइड कर रहे हैं तो काइनेटिक लग रहा होगा। तो म्यू 1 m1 g कोस थीटा माइनस में म्यू 2 m2 g कोस थीटा अपॉन में टोटल मास। आप वैल्यूज पुट करोगे तो यू विल इजीली गेट द आंसर। जैसे ही एक्सेलेरेशन आ जाता है तो आप किसी भी एक ब्लॉक पे काम करके टेंशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। किसी भी एक ब्लॉक पे आप लिखोगे तो m2 g साइन थीटा, पीछे टेंशन आ गया, पीछे आ गया म्यू m2 g कोस थीटा। एक्सेलेरेशन आपको मालूम है, टेंशन यू कैन इजीली फाइंड आउट, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन के अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को जितना हो सके छोटा रखने की कोशिश करेंगे ताकि तुम्हें कम समय में पूरी पूरी बात समझ में आ जाए, ठीक है। इसका आंसर वैसे जो है वो ए का 1.3, मैंने अभी चेक किया है, ए का आंसर जो है 1.3 और टेंशन जो है शायद 5.2 न्यूटन है। तो आप वो कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर नॉर्मल रिएक्शन जो है, अगर ये तेज भागेगा तो कांटेक्ट मिस हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। ये तेज भागेगा तो नॉर्मल रिएक्शन मेंटेन रहेगा, दोनों साथ चलेंगे। तो कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे? तो दोबारा मेरा एडवाइस यही है कि आप यहीं से इस क्वेश्चन को शुरुआत करो ना। आपने निकाला 1030, कितना आया 1/√3, जिसका वैल्यू मैंने लिख दिया 1.73, जो आता है 0.57 के बराबर, ठीक है। अब आप चाहो तो ये वाली वैल्यू ध्यान भी रख सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन में कभी कभी हेल्प मिलता है। अब इसमें हम क्या कहेंगे बच्चों? इसमें हम ये कहेंगे कि क्योंकि हमारा यहाँ पर जो 1030 या निकल कर क्या है 0.57, वो 0.2 से भी बड़ा है, 0.3 से भी बड़ा है। तो आपके बोथ जो ब्लॉक्स हैं वो क्या कर रहे होंगे? स्लाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपके दोनों ही डब्बे स्लाइड कर रहे होंगे। और अब हमें ये जानना पड़ेगा कि दोनों का एक्सेशन सेम होने वाला है या अलग अलग होने वाला है। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जो है वो एक्सेलेरेशन जो है वो इसका ज्यादा निकल करके आता है या इसका ज्यादा निकल करके आता है। अगर इसका ज्यादा निकल करके आता है तो ये आगे भाग जाएगा, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? जीरो। दोनों के एक्सेलेरेशन अलग अलग होंगे। अगर पीछे वाले का एक्सेलेरेशन ज्यादा रहता है तो वो इसको आगे पुश करेगा और नॉर्मल एक्शन आएगा और दोनों के एक्सेलेरेशन क्या है? बराबर रहेंगे, ठीक है। तो हमें इसी चीज को पहले इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला अगर मैं किसी भी ब्लॉक का एक्सेलेरेशन निकालूं, लेट्स से 2 वाले का निकालूं, तो दैट विल बी उसका एम जी साइन थीटा और उसका म्यू एम जी कोस थीटा अपॉन में उसका मास m2। तो m2 यहाँ से कट गया तो वैल्यू आ गई जी साइन थीटा माइनस में म्यू 2 जी कोस थीटा। इसका मतलब क्या? जी साइन थीटा दोनों के लिए कॉमन रहेगा। तो पूरी पूरी कहानी किस पर आकर अटक गई है? म्यू पर आकर के अटक गई है। जिसका म्यू ज्यादा, उसका ये वाला टर्म बड़ा हो जाएगा, और ये क्योंकि नेगेटिव में है तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो बेसिकली मैं बोल पा रहा हूं जिसका म्यू ज्यादा उसका एक्सेलेरेशन छोटा। तो आप पहला केस अगर देखोगे तो म्यू 2 ज्यादा है। तो म्यू 2 ज्यादा है, इसका मतलब A1 जो है वो हमारा ग्रेटर होगा। और अगर हमारा A1 ग्रेटर होगा तो वो इसके अंदर पुश करेगा, यानी दोनों एक साथ मूव करेंगे एक ही एक्सेलेरेशन से। तो वो हम आसानी से फिर निकाल पाएंगे। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ये चीज क्रिटिकल है यहाँ पे नॉर्मल निकालना, कि नॉर्मल जो है वो जीरो होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर नॉर्मल हमारा जीरो है तो हम दोनों बॉडी को एक बॉडी मान करके काम नहीं करेंगे। अगर नॉर्मल हमारा आ रहा है कुछ नॉन जीरो है तो फिर हम बोल सकते हैं दोनों एक साथ मूव करेंगे, अपन एक रिजिड बॉडी उसको मान लेंगे, ठीक है। तो पहले केस में हमने क्या पाया कि क्योंकि म्यू 2 का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब इसका एक्सेलेरेशन कम और पीछे वाले का ज्यादा, तो इसके अंदर वो पुश करेगा, इसके अंदर वो पुश करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन आपका नॉन जीरो रहेगा और दोनों एक ही कॉमन एक्सेलेरेशन से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो देयर विल बी नॉर्मल रिएक्शन और दोनों का एक्सेलेरेशन कितना होगा बच्चों? हम दोनों को एक बॉडी मान लेंगे फिर, ठीक है। ऐसे करके हमने एक बॉडी मान ली। मास कितना हो गया? m1 + m2। तो m1 + m2 जी साइन थीटा, और फ्रिक्शन कितना आएगा? म्यू 2 m2 जी कोस थीटा, म्यू 1 m1 जी कोस थीटा, और दोनों का मास नीचे। अगर आप वैल्यूज पुट करोगे यू विल फाइंड आउट कि वैल्यू आ रही है 5 माइनस में 4/√3, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोनों का सेम होगा, 8 kg वाले का भी 4 kg वाले का भी। ऑप्शन ए भी ठीक हो गया, ऑप्शन बी भी ठीक हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं अगले वाले केस में। अगले वाले केस में इसने क्या किया है? म्यू 1 को जो है इसने बड़ा कर दिया है, म्यू 1 को, और म्यू 2 का क्या कर दिया है? छोटा कर दिया है, ठीक है। तो अगर हमारा म्यू 1 का वैल्यू यहाँ पर बड़ा हो जाए, ठीक है, मैं इसको काट देता हूँ। म्यू 1 आपका 0.3 हो गया, ठीक है, 0.3 म्यू 1 का वैल्यू, और म्यू 2 का वैल्यू 0.2 हो गया। तो अब क्या होगा बच्चों? इसका जो एक्सेलेरेशन है दैट विल बी रिड्यूस्ड।
और इसका एक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो जैसे इसका एक्शन ग्रेटर होगा तो कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, अब दोनों का एक्सेशन अलग होगा, आपको किसी का भी एक्सेशन निकालना है अलग अलग ब्लॉक पे काम करना पड़ेगा। तो दोनों ही केस में इसने मेरे से 8 kg वाले का एक्सेशन पूछा है, तो मैं 8 kg वाले का यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा और मैं 8 kg वाले पे ही काम करूंगा। तो सिर्फ ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट तो छूट गए, सिर्फ 8 kg वाला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे उसका, 8 kg वाले का मास है ना, m2g sin थीटा, उस पर लगने वाला फ्रिक्शन अपॉन में उसका मास। नॉर्मलेशन आपको यहाँ पर कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वैल्यू पुट करोगे यू विल फाइंड आउट कि आंसर आ रहा है 5 - √3, विच विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप जो है ये जानते हुए कि कहाँ स्लाइडिंग हो रही है कहाँ स्लाइडिंग नहीं हो रही है, ऐसे क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। ऐसे ही क्वेश्चन मैं और लेने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका पूरा पूरा कंसेप्ट जो है वो दुरुस्त हो जाए। तो देखना, ये क्वेश्चन जेई के अंदर आया 2014 के अंदर बच्चों। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ये दो मास दे दिए हैं, 1 kg और 2 kg के। ठीक है, और एंगल हमें दे दिया है, एंगल अलग अलग एंगल्स पे हमें वैल्यू दे दी है। ठीक है, और हमसे यही पूछा जा रहा है कि ये वाला तो स्मूथ है, इस पे जो लगने वाला फ्रिक्शन है वो कितना होने वाला है। ठीक है, तो देखो दोबारा, अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा ट्विस्ट जो है वो जेई ने मार दिया है कि यहाँ पर अपन एंगल ऑफ इन जो रिपोज वाला फंडा है वो डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर पाएंगे। क्यों नहीं अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि वो हमने निकाला था जब एक ब्लॉक आपका था। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि पीछे वाला पार्ट स्मूथ है तो वो इसको पुश करेगा। तो मैं नया एंगल रिपोज निकालने की कोशिश करता हूँ, देखो क्या निकल करके आएगा। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों ब्लॉक्स को अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ बैलेंस करेंगे तो हमारा एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो दोनों की ग्रेविटी इसको नीचे पुश कर रही होगी, m1 + m2 g sin थीटा। बट इस बार रोकने वाला फ्रिक्शन दोनों का नहीं है। अगर दोनों का म्यू होता तो यहाँ पर भी m1 + m2 आता और वो कट जाता और tan थीटा का वैल्यू दोबारा म्यू निकल करके आता। लेकिन फ्रिक्शन सिर्फ एक के अंदर, ये दूसरे के अंदर नहीं है, तो हमने फ्रिक्शन का वैल्यू लिखा μm2g cos थीटा। तो हमारा जो नया एंगल ऑफ रिपोज है वो ये निकल करके आया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें म्यू का वैल्यू गिवन है, म्यू का वैल्यू कितना है 0.3। तो इसका वैल्यू कितना निकल करके आ रहा है, म्यू का वैल्यू 0.3, ये वाला मास हमारा जो है वो एक 1 kg एक 2 kg। तो म्यू टू का वैल्यू हमने 2 पुट किया, m1 + m2 3, तो आपका निकल करके आ गया 0.2। यानी कि tan थीटा का वैल्यू अगर 0.2 से बड़ा हुआ तो स्लाइडिंग हो जाएगी, tan थीटा का वैल्यू अगर 0.2 से छोटा हुआ तो स्लाइडिंग नहीं होगी। तो पहले वाले केस में देखो हम क्या कर रहे हैं, tan थीटा का वैल्यू 5 है, तो 5 है तो ये करीब करीब वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 0.1 वैल्यू आएगी। 0.1 वैल्यू आएगी तो वो छोटी है 0.2 से। ठीक है, तो हमें स्लाइडिंग कराने के लिए क्या चाहिए बच्चों, फॉर स्लाइडिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर स्लाइडिंग हमें चाहिए tan थीटा ग्रेटर देन म्यू। ठीक है, बट यहाँ पर हमारा tan थीटा का वैल्यू 0.1 आया है और म्यू का वैल्यू कितना है आपका, अच्छा यहाँ पे म्यू बोलना थोड़ा गलत है, ये वाला वैल्यू चाहिए ना, tan थीटा ग्रेटर, मुझे ग्रेटर चाहिए किसके लिए, स्लाइडिंग के लिए, जो कि कितना निकल करके आया है 0.2। तो मुझे tan थीटा चाहिए 0.2 से बड़ा अगर मैं चाहता हूं कि स्लाइडिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, पहले केस में तो tan थीटा की वैल्यू 0.1 आ गई, वो तो बड़ी नहीं है 0.2 से, 0.2 से बड़ी नहीं है तो क्या होगा, स्लाइडिंग नहीं होगा। अब स्लाइडिंग नहीं हो रहा तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आएगा, जितने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, आप जानते हो, है ना, मैं अक्सर एक क्लास में बात बोलता हूँ कि जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एम जी होता है। जो बॉयज होते हैं, है ना, वो बोलते हैं, ऐसे होता है ना, फेसबुक पे चलता है मीम, बॉयज मैन लेजेंड। तो बॉयज बोलते हैं फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एम जी होता है, मैन बोलते हैं फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एन होता है, और लेजेंड बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है जितने की रिक्वायरमेंट है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू एन। ठीक है, तो दोबारा ध्यान रखना है, फ्रिक्शन का वैल्यू होता है स्टैटिक का जितने का रिक्वायरमेंट है, और काइनेटिक का म्यू एन। ठीक है, अक्सर मन बोलते हैं फ्रिक्शन का वैल्यू कितना, तो बच्चे बोलते हैं म्यू एन। म्यू एन काइनेटिक का होता है, स्टैटिक में क्या होता है, जितने की रिक्वायरमेंट है। तो अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो यहाँ पे हमारा कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक लग रहा होगा। तो रिक्वायरमेंट कितने की है, दोनों की ग्रेविटी नीचे घसीटने की कोशिश कर रही है, m1 + m2 g sin थीटा। ठीक है, तो हमें उतने का ही फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, तो हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, m1 + m2 g sin थीटा। तो ए से हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो कनेक्ट कर देता हूँ, इससे मैं कनेक्ट कर पाऊंगा इसको। ठीक है, अगला हमारा एंगल है 10 डिग्री। 10 डिग्री पर भी हम देखेंगे तो 11.5 पे जाकर के 0.2 डिग्री होगा। तो 10 पर भी क्या होगा, 0.2 से कम होगा, 0.2 से कम होगा तो दोबारा ये इसको स्लाइड नहीं करवा पाएगा, स्लाइड नहीं करवा पाएगा तो जितने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट उतना ही आएगा। तो अगेन रिक्वायरमेंट कितने की है, m1 + m2 g sin थीटा, तो उतने का ही फ्रिक्शन आएगा। तो ये भी आपका यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके मैंने दोनों कनेक्ट कर दिया। आगे थीटा का वैल्यू हो गया 15, तो हम जानते हैं 11.5 डिग्री के बाद स्लाइडिंग हो चुकी होगी, और अगर स्लाइडिंग हो चुकी होगी तो फ्रिक्शन क्या आएगा हमारा, काइनेटिक नेचर का आएगा। काइनेटिक कितना होगा, म्यू m2 g cos थीटा। ठीक है,
तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड से मैच कर जाएगा आर वाला भी। और 15 डिग्री में स्लाइडिंग होगी तो 20 डिग्री में भी स्लाइडिंग हो गई होगी। तो ये वाला भी आपका जो है वो मैच कर जाएगा। तो पी क्यू का आंसर आएगा 2, है ना। पी क्यू का 2 2, और आर और एस का आएगा 3 3। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। होपफुली आप लोग आज के बाद जब ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो यू विल स्टार्ट दीज क्वेश्चंस फ्रॉम कहाँ से, कि किसका स्लाइडिंग हो रहा है किसका स्लाइडिंग नहीं हो रहा है। उससे आपको काफी हद तक सिचुएशन जो है वो आपको एनालाइज करने में हेल्प होगी, ठीक है। इसका आंसर मैंने बता दिया। किसी भी तरह का कोई भी आपको अगर डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और मैं एक नई वीडियो जल्दी ही लेकर के आऊंगा कुछ और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।